हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट में आपको बता देता हूँ फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट के अंदर हमने ये देखा था कि सॉलिड क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन देखा था सॉलिड्स का और टाइप ऑफ सॉलिड्स देखे थे कि हम सॉलिड को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। देन सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारे क्रिस्टलीय सॉलिड्स होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है और एमोर्फस सॉलिड होता है। दो टाइप के सॉलिड्स हमने पढ़े थे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से वो हमें दिखता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पढ़नी होती है और उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब चीज़ें जो है वो हमने लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर देखा था। आज हम बात और हमने ये भी देखा था कि जो यूनिट सेल्स होती है वो कितने टाइप की होती है। हमने दो टाइप की यूनिट सेल को क्लासीफाई किया था, प्रिमिटिव और सेंटर्ड, ठीक है। प्रिमिटिव के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है और सेंटर्ड के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। फिर हमने सेंटर्ड को फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर उसको क्लासीफाई किया था, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, राइट। तो ये सब चीज़ें जो थी वो हमने देखी थी। लास्ट में हमने एक टेबल भी बनाई थी जिसमें हमने ब्राविस के अकॉर्डिंग जो 14 टाइप की जो यूनिट सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कितने टाइप की हमारे पास में सेल्स हैं और उनके बेसिस पर कितनी हमारे पास में यूनिट सेल्स होंगी, ठीक है। किस किस टाइप की उसमें यूनिट सेल्स प्रेजेंट होगी, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। उनके एग्जांपल्स भी देखे थे और उनमें ये भी देखा था कि जो तीनों की तीनों एजेज हैं उनकी लेंथ इक्वल होगी या फिर अनइक्वल होगी, या फिर जो तीनों के तीनों जो एंगल है वो इक्वल होते हैं या फिर अनइक्वल होते हैं। बट उस टेबल में हमने देखा था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड तो प्लीज़ आइए यूट्यूब चैनल पर हमारे और वहाँ जाकर के आप लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड को देख सकते हैं, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारी यूनिट सेल्स हैं, जैसे हमने ये देखा था कि जो सब प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है, फिर हमने ये देखा था कि सेंटर्ड यूनिट सेल है, 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं एक क्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस सॉलिड स्टेट के लिए, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब के बारे में, ठीक है। तो जो अगर हम क्यूब की डायग्राम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें क्यूब देखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है आपका क्यूब। इस एक क्यूब के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में टोटल 8 जो होते हैं कॉर्नर्स होते हैं इस तरीके से। ये एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें हैं और इस क्यूब से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नर की, ठीक है। तो कॉर्नर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। टोटल हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फेस की तो इस एक क्यूब के अंदर हमारे पास में टोटल कितने फेसेस होते हैं, टोटल होते हैं 6 फेसेस। ध्यान से देखना, फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो ये फेसेस होगी, प्लस साथ में एक फ्रंट फेस होगा और एक रियर फेस होगा, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। टोटल 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। फिर अगर हम बात करें एज की तो कितनी एजेस होती है हमारे पास में, एक क्यूब के अंदर टोटल कितनी एजेस होती है। तो देखो ध्यान से देखना, 1 2, देखो 4 ये होगी ऊपर वाली, 4 ये होगी, सॉरी ये वाली मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल एजेस होती है हमारे पास में 12 एजेस होती हैं, ठीक है। फिर देखो अगर हम बात करें इस क्यूब के अंदर 2 डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं, 2। देयर आर 2 डायगोनल इन अ क्यूब। फर्स्ट होता है हमारा फेस डायगोनल। कौन सा होता है, फेस डायगोनल, ठीक है। फेस डायगोनल क्या होता है, देखो ये हमारा मान लो एक फेस है, जो नीचे वाला फेस है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो हम लाइन खींचेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फेस डायगोनल। तो ये जो फेस डायगोनल होता है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है √2a। कितना होता है, √2a। अगर मैं इस लेंथ को इस एज की लेंथ को मैं a मान लेता हूँ, इस एज की लेंथ को मैं a मान लेता हूँ और इस एज की लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डायगोनल आएगा, ये जो फेस है, इस फेस का जो डायगोनल आएगा वो कितना आएगा, √2a आएगा, राइट। देखो तो हमारे पास फेस डायगोनल कितने होंगे, अगर हमारे पास 6 फेसेस हैं तो एक फेस के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। एक ये डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल कौन सा हो गया, ये वाला। तो एक फेस में कितने होंगे, एक फेस में 2 डायगोनल होंगे। तो 6 फेसेस होते हैं तो 6 इंटू हम 2 कर देंगे, कितना आएगा, 12।
तो हमारे पास में 12 क्या होते हैं, 12 फेस डायगोनल होते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्यूब सेंटर्ड। क्या आता है, क्यूब सेंटर्ड होता है। तो क्यूब सेंटर डायगोनल के अंदर क्या होता है कि ऐसा डायगोनल जो कि क्यूब के सेंटर से निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला सेंटर है, ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर से यहाँ तक, तो ये जो डायगोनल आएगा, ये डायगोनल आएगा हमारा √3a। कितना आएगा, √3a। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रूम की बात करें तो रूम के एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर के बॉटम वाले कॉर्नर जो है, या दूसरी एज का जो बॉटम वाला कॉर्नर है, वहाँ तक का जो डायगोनल आएगा, ऐसा डायगोनल जो कि क्या करता है, जो कहाँ से पास आउट होता है, इस पूरे के पूरे रूम के सेंटर से पास आउट होता है, या फिर इस पूरे के पूरे क्यूब के सेंटर से पास आउट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ अगर एक इस पूरे के पूरे क्यूब के अंदर कितने क्यूब सेंटर डायगोनल होंगे, तो इसमें 4 जो है वो क्यूब सेंटर डायगोनल होंगे। एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और चौथा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक क्यूब से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, उसमें 6 फेसेस होते हैं, एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं, डायगोनल कितने होते हैं, 2 टाइप के डायगोनल होते हैं, एक होता है फेस सेंटर्ड और एक होता है फेस डायगोनल और दूसरा होता है क्यूब सेंटर्ड। फेस डायगोनल कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2a वैल्यू होती है। फिर अगर हम बात करें क्यूब सेंटर्ड की, तो क्यूब सेंटर्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3a होती है। कितनी होती है, √3a आती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की, कॉर्नर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, या कॉर्नर पर जो भी एटम प्रेजेंट होगा, जो भी आयन प्रेजेंट होगा, जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एक क्यूब फॉर्मेशन में, वो हम बात करने वाले हैं। एक फेस का बात करने वाले हैं, एज की बात करने वाले हैं। तो देखो अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन की, कॉन्ट्रीब्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नर की, कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास में कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर 1 कॉर्नर, तो 1 कॉर्नर के लिए अगर हम बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1 × 1/8 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन रहेगा। फिर अगर हम बात करें फेस की, ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कितने फेस हैं, टोटल फेस है हमारे पास 6 फेसेस हैं। अगर हम बात करें फॉर 1 कॉर्नर की, सॉरी फॉर 1 फेस की, फॉर 1 फेस के लिए अगर हम बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1 × 1/2, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे पास में क्या है, एक यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल जो होगी बार बार रिपीट होकर के क्या करेगी, ये पूरा का पूरा एक लैटिस का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस फेस की, ये जो फेस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फेस जो है, जो कि मैंने यहाँ पे सेंटर बना रखा है, ये जो फेस है, ये 2 टाइप की यूनिट सेल को टच करता है। एक तो ये खुद वाला, दूसरा जो इसके साथ में बनेगी, जो इधर बनेगी इस तरीके से, ये वाली जो यहाँ पर यूनिट सेल बनेगी, उसके साथ भी ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, यानी एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। एक कॉर्नर की अगर हम बात करें तो एक कॉर्नर जो होता है वो 8 यूनिट सेल के अंदर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एक ये वाली इसके ऊपर बनेगी, इसके ऊपर बनेगी, इसके आगे बनेगी, इसके आगे बनेगी, इसके नीचे, यानी 4 ऊपर हो जाएंगी और 4 क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो टोटल कितनी यूनिट सेल्स होगी, 8 यूनिट सेल होगी, राइट। तो इस तरीके से, तो ये फर्स्ट हो गया कॉर्नर, ये हो गया सेकेंड। फिर थर्ड अगर हम बात करें एज की, ठीक है, तो एक एज जो होता है वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है, तो टोटल अगर हमारे पास में बात करें, टोटल एज कितनी होती है, 12 एजेज होती है। कितनी होती है, 12 होती है। तो अगर हम बात करें फॉर 1 एजेज, एक एज के लिए अगर हम बात करें तो 1 × कितना होता है कंट्रीब्यूशन, 1/4 होता है। कितना होता है कंट्रीब्यूशन, 1/4 होता है, यानी एक एज जो होगी वो कितने यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करेगी, 4 के साथ करेगी। तो उसका एक सेल के अंदर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एक सेल का, राइट। तो इसका हो जाएगा 1/8, 1/2 और इसका हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखना है इस कंट्रीब्यूशन से। एक और चीज़ अगर हम बात करें फोर्थ, क्यूब सेंटर की,
तो जो क्यूब सेंटर होता है, जो कि यहाँ बीच में होता है, यहाँ ये जो मैंने डार्क कर रखा है, ये होता है हमारा क्यूब सेंटर। जो कंडीशन होती है किसकी, बीसीसी की होती है, बॉडी सेंटर्ड की। तो उसकी अगर हम बात करें तो एक क्यूब के अंदर एक ही सेंटर होता है, क्यूब सेंटर होता है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1 रहेगा। कितना रहेगा, 1। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम मोलिकुलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कई बार आपसे ये बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि हमारे पास में ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट। बी मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, फेस पर प्रेजेंट। सी मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, एज पर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक फार्मूला जनरेट करना है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है कि किस टाइप का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास में होगा। तो देखो ए जो है, ए क्या है, कॉर्नर्स पर है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 × 1/8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें बी, फेस कितना है, 6 फेसेस है, 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 6/2 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें एजेस की, तो एजेस टोटल हमारे पास में कितना है, 12/4 कितना होता है, 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका AB3C3। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कॉर्नर पर इतने हैं, फेसेस पर इतने हैं, एजेस पर इतने हैं, और आपको क्या निकालना है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, बताना है कि जो भी मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। राइट, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा होता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एक क्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना होता है, ये सारी चीज़ें। राइट, तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं SCC यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। और प्रिमिटिव यूनिट सेल से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। राइट, तो आप इसको कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में और उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसके लिए क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको आप लोग एक नाम और दे सकते हो, जिसको नाम दे सकते हो आप सिंपल क्यूबिक सेल। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SCC। क्या नाम देते हैं, SCC। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि SCC होती कैसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से SCC का अरेंजमेंट होता है। SCC में क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी एटम्स या जो भी आयंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ओनली फॉर एट कॉर्नर्स। ठीक है, हर एक कॉर्नर पर क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा या फिर एक आयन प्रेजेंट होगा या फिर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको मैं A मानता हूँ, इसको भी मैं A मानता हूँ और इसको भी क्या मानता हूँ, A मानता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो एटम प्रेजेंट होगा ये एकदम छोटा तो होगा नहीं एटम, ये एटम बड़ा होता है और ये दोनों एटम एक दूसरे को आपस में टच करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये एटम जो होते हैं ये हमारे पास में देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये सेंटर में रहे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये इसकी रेडियस होगी, इस एटम की रेडियस होगी, ये जो है ये इसकी एटम की रेडियस होगी, और ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ क्या होगी, A होगी। ठीक है, टोटल लेंथ क्या होगी, A होगी। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम ये बात करते हैं इसमें यूनिट सेल की। यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है इसमें कितनी यूनिट सेल्स प्रेजेंट होती है, इसके लिए अगर हम देखें तो इसमें एक यूनिट सेल होती है। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर। ठीक है, तो एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ठीक है, तो सारे के सारे जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 8 × 1/8 कितना हो जाएगा, 8/8 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें यूनिट सेल कितनी आएगी, यानी 1 यूनिट सेल आ जाएगी या फिर 1 एटम आ जाएगा, 1 यूनिट सेल, या फिर हम ये बोल सकते हैं 1 एटम, या फिर हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट चीज़ होगी। सेकंड देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन A एंड R।
ए और आर के बीच का रिलेशन अगर हम देखें तो जो ए होता है वो क्या होता है, ए बराबर होता है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है एससीसी में जो रिलेशन होता है ए और आर के बीच का वो क्या होता है, ए इक्वल्स टू 2r रिलेशन होता है। फिर अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, थर्ड, जिसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये बहुत बार आगे काम आएगी। पैकिंग एफिशिएंसी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा आपका क्यूब या फिर यूनिट सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम इनटू में आपको करना है वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर इसको हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इनटू आप कर दीजिएगा 100। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, तो इसके लिए देखो नंबर ऑफ एटम कितना आया, नंबर ऑफ एटम आया 1, तो 1 इनटू, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम की तो यहाँ पे देखना वॉल्यूम ऑफ एटम, तो जो वॉल्यूम ऑफ एटम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि जो एटम होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर रखता है। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो उसका जो अगर हम बात करें वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हर जगह आपको ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम आप किस तरीके से निकाल सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, इनटू में हम क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ए की वैल्यू जो है यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2r हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2r का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब होता है 8 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा पाई/6। कितना बचेगा, पाई/6 बचेगा। पाई/6 इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पाई/6 इंटू 100, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 52%। कितना आएगा, 52% आएगा। और ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के बाद फ्री स्पेस। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि जो भी आपके पास में कंटेनर है उस कंटेनर में कितना यूनिट जो है वो कितनी यूनिट्स उसमें आ सकती है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में एक कंटेनर है, ये कंटेनर, अगर हमें इसके अंदर पत्थर डालने हो इस तरीके से, तो अगर मैं इसमें इस तरीके से पत्थर डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये कंटेनर पूरा का पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ क्या नहीं होगा, फिल नहीं होगा। इसमें थोड़ी ना थोड़ा क्या रहेगा, फ्री स्पेस रहेगा। तो जितने स्पेस में इसमें स्टोन आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52% होती है। ठीक है, और इसके पास में जो फ्री स्पेस रह जाता है वो फ्री स्पेस कितना रहता है, 48% फ्री स्पेस रह जाता है। यानी कि ये इतनी क्लोज्ड पैकिंग नहीं होती है। जो हमारे पास में सिंपल क्यूबिक सेल होती है उसमें इतनी क्लोजली पैकिंग नहीं होती है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 52% है, और फ्री स्पेस इसके पास में कितना है, 48% है। राइट, तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है, कई बार यूज आता है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी कितनी आएगी, 52% आएगी, और पैकिंग एफिशिएंसी के बाद जो फ्री स्पेस बचता है वो कितना आएगा, 48% है। तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बीसीसी के बारे में कि बीसीसी में हम किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक चीज़ और जो आपसे पूछी जा सकती है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग ये होता है कि एक एटम को कितने एटम सराउंडेड कर रहे हैं।
ठीक है, कितने एटम उसको मतलब सराउंड कर रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अगर हम बात करें इस एटम की, तो ये जो एटम होता है ये 6 एटम के साथ क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। देखो फर्स्ट एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, तीसरा एटम, फोर्थ एटम, ठीक है, नीचे आएगा फिफ्थ एटम, जो कि ये यूनिट सेल वापस रिपीट होगी नीचे की साइड, और यही यूनिट सेल वापस आगे की साइड रिपीट होगी। तो टोटल हो जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा फर्स्ट, ये आ जाएगा सेकंड, ये आ जाएगा थर्ड, और ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा फिफ्थ, और ये आ जाएगा सिक्स्थ। ठीक है, ये जो है ये वाला, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। तो इस तरीके से जो एक हमारे पास में एटम होगा, उस एक एटम को कितने एटम सराउंडेड कर रहे हैं, 6 एटम सराउंडेड कर रहे हैं। तो एससीसी के लिए या प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आपको याद रखना है ये जो अरेंजमेंट है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 3D के लिए, कई बार 2D के लिए भी पूछा जाता है। इसके लिए 2D के लिए नहीं पूछा जाता, दूसरे यूनिट सेल के लिए 2D में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं बीसीसी के लिए। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं बीसीसी के लिए। बीसीसी या फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीसीसी का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो बीसीसी को कुछ आप इस तरीके से बनाते हो, जिसमें हर एक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है, प्लस साथ में एक एटम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टोटल 8 जो होंगे एटम वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और एक जो एटम होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इस क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि ये जो डायगोनल है, ये कौन सा डायगोनल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब सेंटर डायगोनल। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको क्यूब सेंटर्ड डायगोनल, इसकी वैल्यू होती है √3a। ठीक है, अब देखो हमारे पास में यहाँ पर 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम, और ये तीसरा एटम। ये तीनों के तीनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो है इतनी लेंथ, ये हो जाएगी r, जो कि इस एटम की रेडियस होगी। इस एटम की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। फिर ये जो एटम है इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो टोटल कितना आएगा, 4r आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं यूनिट सेल की, या फिर हम बात करते हैं एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, लास्ट अभी जो हमने एससीसी के लिए किया था तो उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, उस एससीसी के अंदर आता है 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, जो कि मैंने आपको गलत दिखवा दिया था। ठीक है, 1 यूनिट सेल नहीं होती है, उसमें 1 एटम पर यूनिट सेल होती है। तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट एटम पर यूनिट सेल, यानी पर यूनिट सेल कितने एटम का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर पर इसका कंट्रीब्यूशन होता है 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये हो जाएगा 8/8, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर सेकेंड जो बी टाइप का हमारे पास में होता है वो प्रेजेंट होता है एट क्यूब सेंटर। ठीक है, तो क्यूब सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल एटम हो जाते हैं हमारे पास में 2। तो इसके लिए एटम पर यूनिट आएगा 2 एटम पर यूनिट सेल, कितना आएगा, 2 एटम पर यूनिट सेल आएगा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच का जो रिलेशन है वो कितना होगा। तो देखो ये जो लेंथ है, ये जो डायगोनल है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, √3a आती है। तो ये इक्वल हो जाएगा √3a, किसके इक्वल हो जाएगा, 4r के इक्वल हो जाएगा। तो जो रिलेशन आएगा बिटवीन ए और आर कितना आएगा, √3a = 4r रिलेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, जो कि इम्पोर्टेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ
एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, यूनिट सेल, इनटू में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम कितना है पर यूनिट सेल, 2, ठीक है, इनटू यूनिट सेल, हमारे ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आ जाएगा आपका ए क्यूब इनटू आ जाएगा 100। अब देखो ए क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू होती है √3 है, तो ये इसका क्यूब आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3a इज इक्वल टू होता है 4r, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 4r/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 4r/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 आ जाएगा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब कितना है 4r/√3, इसका हो जाएगा क्यूब इनटू हो जाएगा 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये आपका 4 का क्यूब कितना होता है 64 इंटू 64 इंटू ये हो जाएगा आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब सॉल्व हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी π√3/8 इंटू आ जाएगा आपका 100। तो ये टोटल इक्वल आ जाएगा आपका 68%। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो कितनी आ जाएगी 68% पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। आप यहाँ पे √3 और लिख लेना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा π√3 डिवाइड बाई 8 आ जाता, 8 आ जाएगा इंटू आप 100 करोगे तो कितना परसेंटेज आएगा 68% आ जाएगा, ठीक है। ये होगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसके बाद में जितनी भी रहती है इसको आप 100 से माइनस करोगे, 100 से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, फ्री स्पेस इसका कितना आएगा, फ्री स्पेस आ जाएगा इसका 32%। तो बीसीसी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और जो फ्री स्पेस रहता है वो कितना रहता है 32% रहता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप ध्यान रखें हमेशा कितना होता है 8 होता है 3D स्टेट के अंदर, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है, यानी एक एटम को कितने एटम सराउंडेड करते हैं 8 एटम सराउंड करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये इसका क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एफसीसी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो एफसीसी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इसमें, और जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो हर एक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है। तो टोटल 8 कॉर्नर है, तो टोटल 8 एटम प्रेजेंट होंगे, प्लस साथ में जो एटम होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, हर एक फेस सेंटर पर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम पर यूनिट की, एटम पर यूनिट सेल की फर्स्ट। तो देखो एटम पर यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें कॉर्नर पर कितने एटम होते हैं 8 एटम होते हैं। तो इसका एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1/8, तो 8 इंटू 1 आ जाएगा 1/8, 8/8 कितना आएगा 1। फिर आएगा फेस सेंटर पर, तो फेस सेंटर पर कितने फेस हैं 6 फेसेस हैं, और एक सेंटर का कितना होता है 1/2 होता है। तो 6 इंटू कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। टोटल हो जाएगा ये हमारे पास में 4 एटम पर यूनिट सेल। फिर देखो अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम की जो कि हमें लेने हैं, देखो इसमें हम एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, और एक एटम ये रहा। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होती है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी, √2a होती है फेस डायगोनल की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें इस एटम के लिए यहाँ तक की वैल्यू ये हो जाएगी r, जो इसकी रेडियस हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी 2r और इसके लिए हो जाएगी r, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4r आ जाएगी।
सेकेंड हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच का जो रिलेशन होगा वो कितना आ जाएगा, √2a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r। ठीक है, यानी एफसीसी के लिए ए और आर का रिलेशन कितना आएगा, √2a इज इक्वल टू 4r। फिर हम बात करते हैं थर्ड पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, 4/3 πr³ डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 4r डिवाइडेड बाय √2। या तो ये वैल्यू हो सकती है ए की, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस वैल्यू को आप क्या करोगे, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए बराबर अगर आप इस वैल्यू को 4r/√2 को √2/√2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2√2r। ये √2 मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, 2 बना देगा। इससे ये काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो √2 वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 2√2r। तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, हम ये वैल्यू पुट करते हैं, 4r/√2 इसका हो जाएगा क्यूब इनटू आपके आ जाएगा 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आएगा π/3√2 इसकी वैल्यू आएगी, इनटू आप करोगे 100, तो ये टोटल परसेंटेज में आ जाएगा आपके पास में 74%। कितना आ जाएगा, 74% की आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, किसकी, एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर हम बात करें फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस इसके लिए कितना आ जाएगा, 26%। कितना आ जाएगा, 26%। ठीक है, तो आपको याद रखना है एससीसी के लिए कितना था, एससीसी के लिए 52% था, बीसीसी के लिए 68% था, एफसीसी के लिए कितना है, 74%। ये 3 यूनिट सेल हैं, 3 टाइप के यूनिट सेल हैं, और इसके लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी इनकी याद रखनी है, रिलेशन भी याद रखने हैं ए और आर के। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ये आपको याद रखना है, 3D के लिए होता है। ठीक है, ठीक है। तो एफसीसी और बीसीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से 12 होते हैं, और 2D के अंदर भी किस तरीके से होते हैं, वो हम आगे जा करके पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैकिंग के बारे में, कि किस तरीके से इनकी पैकिंग होती है, राइट। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, या फिर बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा 8 आता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, जो कि आपके आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें काम आएगी। एक चीज़ और, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर आपको 2 लेक्चर जो है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्विंग का मिलेगा, जिसमें हम 2 लेक्चर के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2010 से लेकर के 2020 तक, यानी 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड स्टेट, उसको हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो। ठीक है, चाहे वो जेई एडवांस में आ रखा हो, चाहे वो मेंस में आ रखा हो, या फिर नीट में आ रखा हो, या फिर एम्स में पूछा गया हो। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन का हो, उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो आई होप ओके, सो इस लेक्चर में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन याद करने की है, सारी की सारी आपकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके काम आएगी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए